हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जो क्लास 10th है जिसका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी जो प्रश्नावली 1.2 है वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 2 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए थे मैंने यहाँ तक। अब मैं आपको 3, 4, 5, 6, 7 तक के क्वेश्चन सारे कराऊंगा। चलिए चलते हैं तीसरे के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए। जो थर्ड का पहला पार्ट है, क्या दिया है पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इनके जो एचसीएफ और एलसीएम है वो हमें निकालना है। जो पहला था उसमें हमें 2 अंकों के निकालना था, ये तीसरा है, इसमें हमें 3 अंकों के निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 अंकों के भी ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि हमने 2 अंकों के किए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ठीक है, चलिए 12 का करते हैं। कितने से कटेगा, 2 से, 2 6 12, फिर 2 से, 2 3 6, फिर 3 से, 3 एकम 3, 15 कर लो, 3 से कटेगा, फिर 5 से, 3 से कटेगा, फिर 7 से, 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जो 12 है उसका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 15 का 3 से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 गुणा 3 लिख देता हूँ, 21 का 7 गुणा 3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है एचसीएफ में वो चीज़ देखते हैं जो कॉमन हो दोनों में, या कॉमन हो दोनों में पहले देखते थे, लेकिन आप इन तीनों में कॉमन देखनी पड़ेगी कि इन तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ है, वही होगा एचसीएफ। यानी कि अगर कॉमन ना हो तो एचसीएफ होता है 1, अगर कॉमन हो तो देख लो, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर कॉमन ना हो तो एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, तो इसमें ये 3 3 3 3 कॉमन है तीनों में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब बात करते हैं एलसीएम की, ये तो थी एचसीएफ की बात, अब करते हैं हम एलसीएम की बात। एलसीएम में क्या देखते हैं, जो एचसीएफ हो उसको लिख लो, उसके बाद जो छूट गए हैं उनको लिख लो। इधर छूट गए हैं जो 7 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये चीज़ छूट गई थी। अब गुणा करना आपको आना चाहिए, 7 3 21, 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, अब गुणा करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, 21 और 20 का जब हम गुणा करेंगे तो वो आएगा 420। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम, और ये हो गया हमारा एचसीएफ, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, तो ऐसे करना है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 17 23 29। ठीक है, ये है, तो देखिए ये जो तीनों नंबर है, ये जो तीनों नंबर है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया है
चूंकि अभाज्य संख्या का जो HCF होता है कितना होता है, 1 होता है हमेशा। अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। और जो LCM होगा, LCM अभाज्य संख्या अगर तीनों है तो उन तीनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 17, 23, 29, ठीक है। जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11339, ये मिलेगा, ठीक है। आया समझ में? इतना छोटा सा मैंने करा दिया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा। चलिए तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरे क्वेश्चन में 8, 9 और 25 करते हैं। जब हम 8 का करेंगे तो 2 चौका 8, 2 का 2 दूनी 4, 2 से फिर 1, इतना। ये 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5, ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो 8 है उसका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। जो 9 है वो आएगा 3 गुणा 3। जो 25 है उसका हो जाएगा 5 गुणा 5, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी संख्या में या कोई भी संख्या का हम गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिख देना अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं हम। अगर उन सब में कुछ भी कॉमन ना हो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा हमारा HCF का, HCF होगा अभाज्य गुणनखंड का, कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 कॉमन होता है और हमें लास्ट में लिखना ही पड़ता है। HCF कितना होगा, 1, आंसर, ठीक है। अब आती है LCM की बात। तो LCM में मैंने आपको क्या बताया कि जब भी HCF 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो इन तीनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसका, इसका और इसका। तो LCM में हम 8 गुणा 9 गुणा 25 का जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72 गुणा 25। जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें मिलेगा 1800, आंसर, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सरल है, घुमा के दे सकते हैं और घुमा के दिया भी है। जो HCF है 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। HCF 306 का और 657 का 9 दिया है। LCM क्या करना है, 306 और 657 का, ठीक है। ये है क्वेश्चन। HCF कितना दिया है, LCM हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं HCM, बिल्कुल सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, प्रथम संख्या दी है हमें 306, जो द्वितीय संख्या वो हमें दी है 657, जो HCF है वो दिया है हमें 9, जो LCM है वो हमें दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी कि निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हैं, हमने पहले लिख ली हैं, जो चीज़ दी है वो हमने लिख ली। अब हम जानते हैं हम
जानते हैं कि, क्या जानते हैं, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM, यही होता है। पहले वीडियो में मैंने आपको कराए हैं सारे क्वेश्चन जांच करने में। तो प्रथम संख्या क्या है, 306। द्वितीय संख्या कौन सी है, 657। ठीक है, ऐसे कितना दिया है, 9 गुणा LCM, इतना ही दिया है। क्या करेंगे, 306 गुणा 657, ये इधर गुणे में है, बराबर किस तरह पाएंगे, तो बटे में आएंगे, गुणा LCM, काट दो, 9 3 27, कितने बचे, 3 9 4 36, तो 34 गुणा 657 बराबर LCM। जब हम 34 और 657 का गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गुणा, तो हमको क्या मिलेगा, 22338 LCM, क्योंकि मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें LCM, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ऐसे ही करना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। हमें सिर्फ चेक करना है, जो संख्या प्राकृतिक संख्या n है, उस संख्या के लिए जो 6n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। जबरदस्त क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है कि संख्या है 6n, कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें दिया है 6n, हमें 6n की जगह वो 12n दे सकता था, 4n दे सकता था, 10n दे सकता था, 14n दे सकता था, मतलब कुछ भी दे सकता था। ठीक है, 6n ही क्यों दिया, बता सकते हो। तो इसके लिए एक नियम है, क्या है, एक नियम है, नियम को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, क्या, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणा 5 आना चाहिए। यदि कोई संख्या 0 यानी कि 0 पर समाप्त होना चाहिए, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आना चाहिए कम से कम एक बार, और 5 आना चाहिए कम से कम एक बार। अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, 2 से कटेगा, 2 3 6, 3 एकम 3, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 हो रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो क्या लिखोगे, चूंकि 6 का गुणनखंड
करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, ये लिखना था आपको, और इससे आसान तरीका और हो ही नहीं सकता। ठीक है, मान लीजिए हम 12 लेते, 4 लेते, तो उसका अभाज्य गुणनखंड भी 2 गुणा 5 के रूप में नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब हम 10 लेते, कितने लेते 10, तो उसका आ जाता 2 गुणा 5 के गुणनखंड के रूप में, तो ये संख्या 0 पर समाप्त होती। लेकिन जो 6 है वो नहीं होगी। तो क्वेश्चन को ऐसे मत करो कि सिर्फ वही क्वेश्चन आए तो हम सिर्फ वही कर पाए। क्वेश्चन में 6 की जगह वो 12 रख सकता है, 10 रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। फॉर्मेट अपना यही होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्या क्यों है। हमें सिद्ध करना है, व्याख्या करनी है कि ये संख्या भाज्य है तो क्यों है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है। पहले इस क्वेश्चन को पहले करने से एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, एक नोट है। 2 संख्या होती हैं, पहली होती है भाज्य, दूसरी होती है अभाज्य। आपको ये संख्या पहचानना आती है। क्या आपको ये संख्याओं की डेफिनेशन याद है? पता है क्या आपको डेफिनेशन इसकी? आप बोलोगे कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है इसकी भाज्य संख्या मान लो 4 है, 6 है, 10 है, 9 है, ये संख्या है भाज्य है। अब भाज्य संख्याओं में आप क्या लिखोगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13। आप बोलोगे ये संख्याएं अभाज्य हैं, देखकर आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी डेफिनेशन थोड़ी करनी पड़ती है। मतलब अगर हमें पहचानना तो आती हैं चीज़ें, लेकिन उन्हें थोड़ा समझना और समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए, भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो मतलब किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए। मतलब अपने आप से कटती है कोई संख्या या 1 से कटती है तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। लेकिन उसके अलावा देखिए, ये जो 6 है वो 2 से कट सकती है, 3 से कट सकती है, ये 3 से कट सकती है, कहीं कट सकती, ये 9 से कट सकती है, ये 2 से कट सकती है, ये 2 से कट सकती है, ये 5 से कट सकती है। कट सकती है कि नहीं कट सकती? जब हम 2 को लेंगे यहाँ से 2, 3, 5, तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 1, सिर्फ 2 अंकों के गुणनखंड के रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, तो 6 क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 से ज़्यादा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि 2 से ज़्यादा अंकों के गुणनखंड के रूप में हम लिखते हैं तो वो संख्या होती है भाज्य। और जब हम सिर्फ 2 अंकों में लिखते हैं, 2 अंकों में, तो वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य। ठीक है, इतना था ये क्वेश्चन था, इतना था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए,
क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट करते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो 13 13 कॉमन है, 13 कॉमन निकालो। 7 गुणा 11 प्लस 13 की जगह मैं कर सकता हूँ 1, ठीक है। तो 13 11 7 77 प्लस 1, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 13 गुणा 77 प्लस 1 78 गुणा 1, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। तो ये 2 से ज़्यादा है, क्या है? 2 से ज़्यादा है। तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इतना सा लिखना है आपको कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये एक भाज्य संख्या है। अगर 2 से कम गुणनखंड होंगे या 2 ही गुणनखंड होंगे, 2 ही होते हैं वैसे किसी भी अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से कम किसी की नहीं होती है, तो वो संख्या अभाज्य होती है, ठीक है। अब आती है इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? 7 गुणा 6 गुणा 5 प्लस 1, ये दिया है, ठीक है। कितना है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2, यहाँ पर गुणा 1 है फिर प्लस 5 है, ऐसे है, ठीक है। तो इसमें 5 और 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1, नहीं बचेगा। फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई 742 12 दूनी 24 प्लस 1, इतना होगा। फिर क्या होगा? जब हम 42 और 24 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1008 प्लस 1, ठीक है। इतना हो गया। फिर क्या करेंगे? 5 का गुणा करेंगे हम 0 गुणा प्लस कितना आएगा? 1008 प्लस 1 1009, ठीक है, और गुणा 1। तो ये भी हमारा क्या 2 से ज़्यादा के लिए आ गया। किसके लिए आ गया? 2 से ज़्यादा आ गया, 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में आ गया। तो आपको क्या करना है? ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ लिखी थी उसी को आप यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। खत्म, यहीं तक करना था हमें आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, जो रवि है उसको लगते हैं 12 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को आपने पढ़कर समझ लिया तो 90% क्वेश्चन आपने वहीं पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। चलिए करते हैं सारे क्वेश्चन को। कौन सा है? 7वां है। 7वें क्वेश्चन में एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? वृत्ताकार, ठीक है।
यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, रवि है, कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। यहाँ पर सोनिया है, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। अब वो इसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। पहले रवि चलता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं, सोनिया चलती है तो उसको 18 मिनट करते हैं। अगर वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करें तो वो वापस पुनः एक जगह पर दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम समय की बात की गई है, कितने, न्यूनतम, कम से कम। तो मैंने आपको बताया है कि न्यूनतम के लिए हम क्या निकालते हैं, LCM, ठीक है, LCM निकालते हैं। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं यहाँ पे, प्रश्नानुसार, ठीक। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 18 और 12, 18 कर लो, 2 नंबर 18, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 12 का कर लो, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 से कटेगा 3 एकम 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। जब हम 18 को क्या कर सकते, कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 1, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, तो प्लीज़ उसको पहले देख लो, आपको पूरा समझ में आएगा। 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, ठीक है। अब 12 है तो 12 को कैसे लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, ऐसे लिखेंगे। जब हम LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं, LCM, तो LCM के लिए हमें इनमें अधिकतम घात देखनी पड़ती है, दोनों में क्या देखनी पड़ती है, अधिकतम घात। कन्फ्यूज मत हो जाना कि अगर क्वेश्चन में दिया है न्यूनतम तो हमें LCM निकालना है, और यहाँ पर निकालना है LCM तो यहाँ पे हमें अधिकतम घात देखनी है, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूज मत हो जाना। अधिकतम घात 2 की कितनी है, 2 गुणा 3 की कितनी है, 2, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम 4, 3 को लिख सकते हैं 9, 9 चौक 36 मिनट लगेंगे हमें उन दोनों को वापस मिलने, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। इसके हमने सभी क्वेश्चन कर लिए जो इसमें पूछे थे, और इसकी जो अगली वीडियो है प्रश्नावली 1.3 मैं आपको उसकी वीडियो जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, और पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो को देखना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। ये मैंने पार्ट 2 में बनाई है, इसकी फर्स्ट पार्ट को देख लेना, उसके बाद फर्स्ट सेकंड पार्ट को देख लेना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।